नमस्कार। मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत आज मैं आपको व्यावसायिक वित्त अध्याय को बताऊंगा। आपको यदि कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे कि आपके डाउट को हम शीघ्रता से हल कर सकें। जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही हैं, आप उसको अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। आइए हम मिलकर समझते हैं व्यावसायिक वित्त। सबसे पहले बच्चों, हम समझेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ। वित्तीय प्रबंध की वह शाखा है जिसमें उपलब्ध वित्त का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि कम से कम वित्तीय साधनों से अधिकतम परिणाम मिल सके। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा वेस्टन एवं ब्राइगम के अनुसार वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। तो बच्चों, वित्तीय प्रबंध की परिभाषा इसके अलावा पुस्तक में और भी दी गई है। आपको जो परिभाषा उचित लगे वो याद कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंध की परिभाषा के उपरांत हम समझने जा रहे हैं वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र। बच्चों, वित्तीय प्रबंध किसी भी व्यावसायिक उपक्रम की सफलता का महत्वपूर्ण अंग है। आइए अपन समझेंगे कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंध की क्या भूमिका होती है। पहला है वित्तीय आयोजन। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम एक समय विशेष के लिए वित्तीय नियोजन तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत न केवल हम एक नियोजन तैयार करते हैं, बल्कि हम इस बात का भी निर्णय लेते हैं कि आवश्यक वित्त किन किन स्रोतों से एकत्र किया जाएगा। दूसरा, स्थायी एवं चालू संपत्तियों में विनियोग। वित्तीय प्रबंध द्वारा वित्त की व्यवस्था करने के उपरांत आनुपातिक तौर से स्थायी और चालू संपत्तियों में उपलब्ध वित्त को विनियोजित किया जाता है। एक उपक्रम के लिए जहां स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर चालू संपत्तियां भी अति अनिवार्य हैं। वित्त विभाग आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध वित्त का स्थायी एवं चालू संपत्तियों में विनियोग करता है।
वित्त की व्यवस्था। बच्चों, यह कार्य भी वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध विभाग विभिन्न स्रोतों से धन को एकत्र करता है। ये स्रोत समतांश, पूर्वाधिकारांश, ऋणपत्र, बॉन्ड्स, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बैंक से ऋण आदि हो सकते हैं। तो एक उचित स्रोत के द्वारा आवश्यक वित्त की व्यवस्था वित्त प्रबंध द्वारा की जाती है। आय का प्रबंध। बच्चों, जो आय उपक्रम को उपलब्ध होती है, इसका आदर्श तरीके से उपयोग करना एक जटिल प्रक्रिया है। वित्तीय विभाग इस उपार्जित आय में से कुछ राशि संचय के रूप में, कुछ राशि लाभांश के रूप में वितरित करती है। कितना लाभांश वितरण करना है, कितना संचय बनाया जाना है, वो भी किस उद्देश्य के लिए, यह सब बात का निर्धारण वित्तीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण रोल है वह है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध विभाग न केवल पूर्वानुमान लगाकर वित्त की व्यवस्था करता है, बल्कि उसका उपयोग उन सभी क्षेत्रों में करता है जहां पर वित्त की अत्यधिक आवश्यकता है। परंतु वित्त के उपयोग में फिजूल खर्ची ना हो, इसलिए वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रयास भी वित्तीय प्रबंध द्वारा किया जाता है। बच्चों, वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है वित्तीय निर्णय। प्रतियोगिता के इस युग में वित्तीय प्रबंध विभाग को समय समय पर कई सारे निर्णय लेने होते हैं। ये निर्णय वित्तीय निर्णय कहलाते हैं। बच्चों, वित्तीय निर्णय को 3 वर्गों में बांटा गया है: विनियोग निर्णय, वित्त पूर्ति निर्णय, लाभांश निर्णय। आइए सबसे पहले हम समझेंगे विनियोग निर्णय। इस निर्णय के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध उपलब्ध वित्त का किन किन संसाधनों में विनियोग किया जाना है, यह डिसाइड करता है। स्थिर संपत्तियों में विनियोग अति महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो कि वित्तीय प्रबंध द्वारा लिया जाता है। विनियोग निर्णय, जैसा कि मैंने बोला, अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय है। विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो है रोकड़ प्रवाह की नियमितता। बच्चों, जो कैश का फ्लो है, क्या वो रेगुलर है, अर्थात क्या रोकड़ प्रवाह नियमित रूप से होता है?
यह देखा जाना अत्यधिक आवश्यक है कितनी अवधि तक रोकड़ प्राप्त हो सकता है, कब तक इसका अंतर्वाह होगा। विनियोग निर्णय से पहले इस बात को देखा जाना अति अनिवार्य है। दूसरा है प्रत्याय की दर। वित्तीय प्रबंध विनियोग करने से पहले यह देखता है कि किस विकल्प में प्रत्याय की दर ज़्यादा है। जिस विकल्प में प्रत्याय की दर सर्वाधिक होगी उस विकल्प में विनियोग करा जाना उचित होता है। जैसे दो विकल्प हैं, मान लिया जाए ए और बी। ए विकल्प में विनियोग करने पर 15% प्रतिफल मिलेगा, जबकि विकल्प बी में अगर विनियोग किया जाता है तो 20% प्रतिफल मिलेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि जहाँ पर 20% रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर विनियोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। जोखिम की मात्रा। बच्चों, विनियोग करने से पहले जोखिम के ऊपर भी गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। जिस विकल्प में जोखिम न्यूनतम होगा, कम से कम होगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जिस विकल्प में जोखिम अधिक मात्रा में होगा हम उसको अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं, जिससे कि भविष्य में नुकसान ना हो। विनियोग की कसौटियाँ। बच्चों, विनियोग निर्णय के अंतर्गत संभावित प्रतिफल, जोखिम की मात्रा, रोकड़ प्रवाह की नियमितता, यह तो देखा जाना अनिवार्य है ही, परंतु इसके अलावा अन्य कई और क्राइटेरियाज होते हैं जिनको भी देखा जाना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि आर्थिक हानियों का सामना ना करना पड़े। वित्त पूर्ति निर्णय। विद्यार्थियों, वित्तीय प्रबंध द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें से एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय है वित्त पूर्ति निर्णय। इस निर्णय के अंतर्गत आवश्यक वित्त की व्यवस्था किन किन स्रोतों से कितनी मात्रा में की जाए यह निर्धारित किया जाता है। इस निर्णय का संबंध पूंजी संरचना से होता है, जिसमें हम यह निर्धारित करते हैं कि कितना भाग किन किन स्रोतों से एकत्र किया जाए। वित्त पूर्ति निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। बच्चों, पहला है न्यूनतम लागत। तो जिस स्रोत में न्यूनतम लागत आ रही होगी उस स्रोत के माध्यम से अगर वित्त की व्यवस्था की जाएगी तो बेहतर है। जिस स्रोत में अधिक लागत आएगी हम उससे बचना चाहेंगे। अगला है नगद प्रवाह। ऐसे स्रोत जिससे उचित नगद प्रवाह नियमित रूप से होता रहेगा, ऐसे स्रोतों को प्राथमिकता देने पर संस्था को लाभ होगा। व्यवसाय पर नियंत्रण। बच्चों, यदि वर्तमान के
विनियोगकर्ताओं को इस बात का लगाव है कि उनका ही नियंत्रण संस्था पे बना रहे, अन्य कोई भी इसमें शामिल ना हो, तो समता अंशों को जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि अन्य स्रोतों से जैसे कि ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि स्रोतों से धन एकत्र किया जाएगा। अगला तत्व है जोखिम। ऐसे स्रोत जहां पर जोखिम न के बराबर हो, कम से कम हो, उन स्रोतों के माध्यम से वित्त पूर्ति की जाए तो ज़्यादा लाभकारी होगी। संचालन लागत। बच्चों, संचालन लागत भी वित्त पूर्ति निर्णय को सीधा प्रभावित करता है। जिस स्रोत में संचालन लागत कम होगी उसे ही प्राथमिकता दिया जाना उचित होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम कोई भी 4 घटक तैयार करें। शब्द सीमा को परीक्षा में ध्यान दिया जाना अत्यधिक अनिवार्य है। अगला निर्णय है लाभांश निर्णय। वित्तीय प्रबंध लाभांश निर्णय को विशेष स्थान देता है। लाभांश निर्णय लेना महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। लाभांश निर्णय का सीधा संबंध अर्जित लाभ से होता है। तो अर्जित लाभ का कितना भाग अंशधारी को वितरित किया जाए, यह लाभांश निर्णय कहलाता है। लाभांश निर्णय को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। पहला है लाभ की मात्रा। यदि लाभ की मात्रा अधिक है तो लाभांश की दर भी अधिक रखी जाती है, जिससे कि संस्था की ख्याति में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो। लाभ की स्थिरता। यदि उपक्रम की आय स्थिर है तो लाभांश घोषित करने में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर लाभ अस्थिर रूप से प्राप्त होता है। उस स्थिति में लाभांश घोषित करने में परेशानी आती है। लाभांश की स्थिरता। बच्चों, बाजार में प्रतियोगिता का सामना करने के लिए, अपनी ख्याति को बरकरार रखने के लिए लाभांश में स्थिरता रखा जाना अत्यधिक आवश्यक है। उपक्रम सतर्कता पूर्वक यह कोशिश करता है कि लाभ के स्तर को बनाया जाए, लाभ के स्तर को मेंटेन रखा जाए, अन्यथा हमारे ख्याति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कर नीति। बच्चों, लाभांश निर्णय लेने के लिए प्रचलित कर पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यदि लाभांश की दर कम कर दी गई है, टैक्स की, लाभांश पर कर की दर को यदि कम कर दिया गया है तो हम अधिक लाभांश दे सकते हैं। लेकिन अगर लाभांश पर कर की दर और अधिक बढ़ा दी गई है तो हमें उसको देखकर ही लाभांश घोषित करना होगा। पूंजी बाजार तक पहुंच। यदि उपक्रम पूंजी बाजार से आसानी से वित्त प्राप्त कर सकता है तो अधिक दर से लाभांश घोषित किया जा सकता है।
अन्यथा लाभांश की घोषणा करते समय हमें सभी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना अति अनिवार्य होगा। तो बच्चों, लाभांश निर्णय के उपरांत अब हम समझने जा रहे हैं वित्तीय नियोजन, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले हम समझेंगे वित्तीय नियोजन से आशय। पूंजी संबंधी भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो बच्चों, वित्तीय नियोजन वह नियोजन है जिसके अंतर्गत निर्धारित समय के लिए पूंजी संबंधी कार्यक्रम लिखित रूप से तैयार किया जाता है। वित्तीय नियोजन की परिभाषा J.H. बोनविले के शब्दों में आप स्क्रीन पर परिभाषा देख पा रहे हैं। एक निगम के वित्तीय नियोजन के दो पहलू होते हैं। एक, यह निगम के पूंजी संगठन को संकेत करती है, तथा दूसरे, यह निगम द्वारा अपनाई गई अथवा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को स्पष्ट करती है। आइए वित्तीय नियोजन का आशय समझने के उपरांत अब हम समझेंगे वित्तीय नियोजन का महत्व। पहला है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। बच्चों, एक व्यवसाय का प्रमोशन यानी कि प्रवर्तन अच्छी तरीके से तभी संभव है कि जब हमने एक आदर्श वित्तीय योजना तैयार कर ली है। एक व्यवसाय के प्रमोशन के लिए आदर्श वित्तीय नियोजन का होना आवश्यक है। व्यवसाय का कुशल संचालन। अच्छा, व्यवसाय का कुशल संचालन नियोजन पर ही आधारित होता है। समस्त निर्णय की जाने वाली क्रियाएं नियोजन पर आधारित होती हैं। यदि वित्तीय नियोजन कुशलतापूर्वक तैयार किया गया है, संस्था के अनुरूप है, तो व्यवसाय का कुशल संचालन देखने को मिलता है। पूंजी साधनों में उचित समन्वय। बच्चों, जो पूंजी के साधन हैं वो निश्चित मात्रा में अलग अलग स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं। एक प्रभावी वित्तीय नियोजन इन स्रोतों में उचित समन्वय बनाकर रखता है, जिससे कि अधिक से अधिक प्रत्याय मिल सके। व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। बहुत बिजनेस में लिक्विडिटी यानी तरलता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि भुगतान प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। पर्याप्त तरलता एक आदर्श नियोजन द्वारा ही संभव होती है। विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय। एक उपक्रम का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि उसे विनियोजित पूंजी पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याय मिले। यदि कुशल वित्तीय नियोजन है और उस वित्तीय नियोजन का कुशलतापूर्वक पालन किया गया है, तो विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय अवश्य प्राप्त होता है। बच्चों,
वित्तीय नियोजन के महत्व को समझने के बाद अब हम समझेंगे पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम समझेंगे आशय। पूंजी संरचना अर्थात कुल उपलब्ध राशि किन किन स्रोतों से एकत्र की जाना है, इसका निर्धारण करना पूंजी संरचना कहलाती है। पूंजी संरचना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूंजी के विभिन्न साधनों का एक विशिष्ट अनुपात निर्धारित किया जाता है, जिससे कि आवश्यक वित्त की उपलब्धता समय पर हो सके। परिभाषा। बच्चों, पूंजी संरचना की परिभाषा श्रेस्टन एवं ब्राइम के अनुसार अपन देख रहे हैं। पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्तीय प्रबंधन होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, पूर्वाधिकारी अंशों तथा शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है। आइए परिभाषा को समझने के उपरांत हम अब समझेंगे पूंजी संरचना को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। पहला है व्यवसाय की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चों, यदि व्यवसाय निर्माण संबंधी कार्यों से संबंधित है तो पूंजी की मात्रा काफ़ी अधिक लगेगी स्थायी पूंजी में। लेकिन यदि व्यवसाय निर्माण संबंधी कार्यों से संबंधित नहीं है बल्कि व्यापारिक कार्य क्रय विक्रय में ही संलग्न है तो स्थायी पूंजी कम और कार्यशील पूंजी अधिक लगेगी। क्योंकि जो संस्था निर्माणकारी कार्यों में संलग्न है उन्हें उद्योग के निर्माण, भवन के निर्माण, यंत्र टेक्नोलॉजी में काफ़ी अधिक धन लगता है, यानी स्थायी पूंजी अधिक लगती है। और जो केवल व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न है उन्हें कार्यशील पूंजी अधिक लगती है। आय की निश्चितता एवं नियमितता। बच्चों, पूंजी संरचना का सीधा संबंध आय पर भी निर्भर करता है। यदि आय निश्चित और नियमित है तो हम वित्त की व्यवस्था ऋण के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि आपकी आय निश्चित है तो हमको ब्याज देने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आय निश्चित नहीं है अथवा अनियमित है तो अंशों के द्वारा धन एकत्र करना बेहतर होगा। व्यापार की पर नियंत्रण की इच्छा। यदि वर्तमान के विनियोगकर्ता यह चाहते हैं कि केवल उनका ही नियंत्रण बना रहे तो ऐसे में ऋण पत्र अथवा बॉन्ड्स के माध्यम से धन को एकत्र करना बेहतर होगा, क्योंकि उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता। हम ऐसे में समता अंश जारी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर समता अंश जारी करें तो समता अंशधारियों को मतदान का अधिकार होता है। ऐसे में पुराने विनियोगकर्ता को उनके नियंत्रण पर हक नहीं होगा। अतः यदि पुराने विनियोगकर्ता ये चाहते हैं कि नियंत्रण केवल उनका बना रहे तो हम ऋण पत्रों के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से, लोन के माध्यम से धन एकत्र करें। अगला है बच्चों संचालन अनुपात। संचालन अनुपात भी पूंजी संरचना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, जिस व्यवसाय में संचालन अनुपात अधिक होता है वहाँ ब्याज
के लिए राशि कम बचती है। अतः हम संचालन अनुपात इस पर विशेष ध्यान दें जब भी पूंजी संरचना को निर्धारित किया जाता है। पूंजी बाजार की दशाएं, पूंजी बाजार की दशाएं भी पूंजी संरचना पर सीधा प्रभाव डालती हैं। मंदी की दशाओं में जो है लाभ की संभावनाएं कम या अनिश्चित होती है, क्योंकि मंदी की दशा है ना। तो ऐसे में समतांशों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी और उसके विपरीत हम ऋण पत्रों आदि को भी उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों, ये था पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। ये आपको परीक्षा प्रश्न आ सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष हम अगली कक्षा में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।